जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो सेकंड पेपर होता है उसमें हम हिंदी उपन्यास विधा के बारे में बात कर रहे हैं। और आज जो यूनिट 6 के तहत उपन्यास विधा में जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती का है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती जी का जो उपन्यास है ये सन 1979 में प्रकाशन में आया। और ये उपन्यास अपने आप में इतना अद्भुत उपन्यास था कि इसकी वजह से, यानी जिंदगी नामा उपन्यास की वजह से कृष्णा सोबती जी को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। यानी पुरस्कार का प्रकाशन वर्ष देखे तो 1979 और इसकी वजह से 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वैसे तो मैला आंचल को एक आंचलिक उपन्यास के तौर पे एक क्षेत्र विशेष के जो अंचल के परिदृश्य को हर एक एंगल से उगेरा गया है उसके लिए जानते हैं, लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे स्पेसिफिक पंजाब में जो रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को यथार्थ रूप में चर्चित या चित्रित करता है। ये उपन्यास कथ्य और शिल्प दोनों की ही दृष्टि से देखें तो एक नया ही प्रतिमान स्थापित करता है, क्योंकि लेखिका के बारे में, लेखिका स्वयं वहाँ की रहने वाली हैं। और जब लेखिका स्वयं वहाँ की रहने वाली हैं तो कृष्णा सोबती जो कि अविभाजित पंजाब मूल की, जब विभाजन नहीं हुआ था, जब पूरा ही पंजाब एक मुल्क, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा कुछ भी विभाजन नहीं था, सब एक ही थे, तो उन्होंने उस अविभाजित पंजाब को भी देखा है। ऐसे में जब विभाजन होता है, विभाजन की दंश को लोग झेलते हैं, तो उसी की जो आंखों देखी हाल होती है तो उसको वो यहाँ पे व्याख्यायित करते हैं। अविभाजित पंजाब मूल की लेखिका, इन्होंने अपने उपन्यास में सामाजिक रूढ़िगत परंपरा रीति रिवाज का बेहद मार्मिक चित्रण किया है। स्त्री की आवाज़ बनने का कार्य उन्होंने किया, उनके स्वतंत्र होने की बात भी की है और अपने प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया है ताकि जो अंधविश्वास समाज में हो उससे समाज सुधर सके। तो यहाँ पे कुछ पात्रों के माध्यम से ये पूरा पंजाब का परिदृश्य जहाँ पे वो रह रही हैं वहाँ का गढ़ा गया है। कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। जिंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फकीर, शहंशाह, दरवेश और किसान एक साथ खेतों की मुडेरों पर खड़े मिलेंगे। ये नहीं कि बादशाह महलों में मिले तो किसान कहीं पे एक किनारे खड़ा मिले, सब एक मुडेरों पे खड़े मिलेंगे। सर्वसाधारण की वह भीड़ जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है, वो कुछ ऐसा ये उपन्यास का कलेवर है। सबसे पहले हम पात्र परिचय प्राप्त करते हैं। उसमें मुख्य पात्र के रूप में है शाहजी और साहनी। इसमें जो शाहजी है वो पति और साहनी उनकी पत्नी, मूलतः ये साहूकार हैं। शाहजी जो हैं ये डेरा जट्टा गांव के साहूकार हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन कि डेरा जट्टा गांव के साहूकार हैं। पुलिस, वकील एवं अपराधियों से इनका बराबर मेल रहता है और अवसर आने पर सबकी रक्षा भी करते हैं। शाहजी साहूकारी में कुछ ढील बरतते हैं और जमीनों के मालिकाना हक के सवाल पर अक्सर चुप्पी साधे रहते हैं। कहीं विद्रोह की आशंका होने पर उसे उचित ढील देकर स्थितियों पर नियंत्रण भी बना लेते हैं। शाहजी के मन में रबिया को लेकर प्रेम स्फुरण होता है। साहनी जो है उनकी पत्नी बहुत ही उदार मना है साहूकारनी। काफ़ी दिनों तक इनको संतान नहीं होती। बाबा फरीद के डेरे पर ये मन्नत मांगने जाती हैं, उसके बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और शाहजी के पुत्र का नाम क्या होता है? लालीसा, यानी जो इतने दिन के बाद जो मन्नत पूरी होती है तो शाहजी का पुत्र लालीसा होता है। लालीसा जो होता है शाहजी का इकलौता पुत्र, उसे परंपरागत मदरसे में पढ़ाने के बजाय वो अंग्रेजी स्कूल में डाल देते हैं लाल जी को। काशी शाहजी के छोटे भाई काशी शाह होते हैं। काशी शाह संत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो भी साहूकारी को अपने लिए, साहूकारी को जंजाल मानते हैं। शाहजी उनको अक्सर ये चेताते रहते हैं कि उनका संत स्वभाव साहूकारी के लिए अच्छा नहीं है। काशी शाह आयुर्वेद के जानकार हैं और यदा कदा जनता को मुफ्त में ही अपनी विद्या का लाभ भी कराते हैं। पंचायत या झगड़ा निपटारे में इनकी बात सर्वस्वीकृति होती है, क्योंकि संत स्वभाव सज्जन व्यक्ति को सब लोग क्या करते हैं, एक मीडिएटर की भूमिका में रख देते हैं। यहाँ पे एक विंद्रा वेई, ये काशी शाह की पत्नी है। तो इस तरीके से चारों लोगों का हमने परिचय प्राप्त किया, शाह और साहनी, और साथ ही काशी शाह और बिंद्रा देई। बिंद्रा देई इनकी जो काशी शाह की पत्नी है वो भी हंसमुख है, किंतु वो पतिव्रता पत्नी है। वह साहनी के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक हवेली का कार्य संचालन करती हैं।
उनकी खटपट ना होने से हवेली का वातावरण जो रहता है वो पूर्ण सहयोगी दिखाई पड़ता है। गुरदास और केशोलाल ये काशी शाह के पुत्र हैं। निक्की बेबे और लाला बड्डे एवं निक्की बेबे गांव के बुजुर्ग हैं जिनको सारा गांव आदर देता है और वो भी सारे गांव को प्रेम करते हैं। लाला बड्डे गांव के बच्चों को रात में कथा सुनाते हैं जिसके जरिए वो बच्चों को पंजाबी इतिहास और संस्कृति की शिक्षा भी देते हैं। निक्की बेबे गांव के छोटे छोटे बच्चों को प्रेम करती है और उनको कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें देती रहती है। चन्नमल और भागमल ये लाला बड्डे के पुत्र हैं। चन्नमल और भागमल। निक्का जो है ये चन्नमल का पुत्र है। चाचा महरी ये साहनी की सहायिका और हवेली की बुजुर्ग। चाची महरी जो है ये साहनी की सहायिका भी और हवेली की बुजुर्ग भी है। चाची महरी के पहले पति दीदार सिंह की मृत्यु के बाद उनका गणपत शाह से दिल लग जाता है। चाची महरी का वो उनके साथ भाग जाती है किंतु मामला अदालत में जाता है। वहाँ वह गणपत शाह का पक्ष लेती है और उसके साथ रहने लगती है किंतु इसकी कोई संतान नहीं होती है और वह अपने देवर साहिब सिंह को बहुत स्नेह करती है। दीदार सिंह चाची महरी का पहला पति दीदार होता है। दूसरा जो होता है चाची महरी का गणपत शाह। साहिब सिंह दीदार सिंह का भाई और चाची महरी का देवर। संतो जो होता है वो साहिब सिंह की पत्नी बसंतो साहिब सिंह की बेटी। तो ये साहिब सिंह के पत्नी हो गई, बसंतो इनकी बेटी। मलकियत सिंह दीदार सिंह का बड़ा भाई। कुदरत कौर मलकियत सिंह की पत्नी। रबिया शाहजी पर आसक्त। रबिया जो है आलिया की पुत्री यौम फतेह की बहन है। राबिया तुक जोड़ती अर्थात कविता बनाती। वह कवि काफ़ी होशियार एवं कुशल है। हवेली के काम धाम में हाथ बटाती। जब उसके विवाह की बात उठती है तो वह किसी अन्य से विवाह से इनकार कर देती है और शाहजी से अपना प्रेम व्यक्त करती है। फतेह कौन है? ये रबिया की बहन है। फतेह आलिया की बड़ी पुत्री है। एक दिन गायब हो जाती है और शाह बंधुओं एवं आलिया को नदी किनारे सेरे के मात केली करते हुए पाई जाती है। तत्पश्चात उसका विवाह सेरे से कर दिया जाता है एवं दोनों प्रेमपूर्वक रहते हैं। सेरे ये फतेह का पति। सलामत अली थानेदार मेहर अली जमीन पर अधिकारों को लेकर आक्रोशित हुआ। मेहर अली के जरिए जट्टों में जमीन के मालिकाना हक को लेकर आक्रोश की दबी चिंगारी दिखाई देती है। करम बीबी और बरखुरदार दादी पोता। सीरी बरखुरदार की पत्नी। करम बीबी का पोता बरखुरदार जेल से लौट कर आया होता है। वह सीरी को सर्वगुण संपन्न पाकर उसे बरखुरदार के विवाह की इच्छा करती है। सीरी के मन में भी बरखुरदार को लेकर आसक्ति होने से शांतिपूर्ण यह विवाह हो जाता है। हवेली की सहायक में चन्ना, नवाब खां, करतारी, माँ बीबी, मोहम्मद दीन, दिलबाग, हुसैना, नाइन, बाबा मिराशिन ये सभी हैं। यहाँ पे देखिए गौड़ पात्रों में, मुख्य पात्र में भी तो काफ़ी लोग हैं लेकिन गौड़ में भी हैं, जैसे मौलवी साहब चौधरी फतेह अली, सिकंदर बड़े चौधरी, मौलादीद, करमदीन, मौलवी कुर्बान अली, नवाब जहांदा खां, साहिब खां, फौजी दोस्त, मौलादाद, रमजान, कमेलाई, बया सिंह, गुरदीन सिंह पटवारी, ढोकलमल, लंबरदार, गुलजारी वाली, दीवान, राधू इल्मदीन, नजीबे, तारे शाह, बरकती, तुफैल सिंह, मिठ चंद, रूपचंद, लाह बीबी, गंडा सिंह, लौंडे खां, कमाल, साई, दित्ती, जमालो, सिकंदर, आलिया। उपयुक्त पात्र प्रत्येक शाम को हवेली पर इकट्ठे होते हैं और देर रात तक सब गप्पे मारते हैं, जिनमें खालिस गप्पे के अलावा पंजाब की तत्कालीन स्थिति, राजनीतिक इतिहास एवं संस्कृति पर भी चर्चा होता है। बच्चे मिट्टी, मेहरबान, चन्नी, छन्नी, निखिल, गोलू, मोहरे, सुतले, चोखे, सानो, कालो, जगतार, दीपो, भोलू ये सभी हैं। अब देखिए यहाँ पे पात्र परिचय प्राप्त करने के बाद देखें तो जिंदगी नामा जो उपन्यास है 1979 में किसी एक समस्या को लेकर उसके इर्द गिर्द बुना गया उपन्यास नहीं है, बल्कि उस उपन्यास में एक गांव के समग्र जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए आपको बहुतायत में देखिए यहाँ पे गौड़ पात्र और मुख्य पात्र मिला के काफ़ी पात्र हो जाते हैं। डेरा बट्टा नामक गांव में 19वीं सदी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को व्यक्त किया गया है। हिंदुस्तान की उत्तरी पश्चिमी ढेवड़ी पर बसे पंचनद के देश पंजाब की जिंदादिली जुझारू रवैयों को चित्रित किया गया है, जिसने सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों को डटकर मुकाबला किया। कृष्णा सोबती गांव के कम संसाधनों वाले किंतु सुखी जीवन को उकेरने का सफल प्रयास करती नजर आती हैं। तत्कालीन समाज की प्रमुख कुरीतियों एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं की झलक भी उपन्यास में दिखती है। मुख्य कसक इस बात की है कि जो जट खेती करते हैं जमीनें उनकी नहीं है,
उनको अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा साहूकार को दे देना पड़ता है। साहूकार कुछ करते नहीं है, सिर्फ जमीन होने के कारण उनकी उपज का सबसे बड़ा हिस्सा वो ले लेते हैं। जमीन के मालिकाना हक को लेकर जट्टों में सुलग रही आग की झलक उपन्यास में कहीं कहीं दिखती है। सूदखोरों की चंगुल में फंसे गरीब गुरबों की बेबसी दिखाई देती है। गरीब साहूकार से खेती या विवाह या बीमारी आदि के लिए कर्ज लेते हैं और वे तो उसका ब्याज चुकाते ही हैं, उनके बच्चे भी चुकाते हैं और उनके पोते भी चुकाते हैं, किंतु सूद नहीं निपटता। गरीबों को मानसिक रूप से नियंत्रण में रखने के लिए सूदखोरी साहूकारों का हथियार नजर आता है। कहीं कहीं विद्रोह उपजने की आशंका होने पर साहूकार उदारता दिखाकर कुछ ढील भी दे देते हैं। गांव में छोटी छोटी बात पर कत्ल हो जाते हैं। उपन्यास को पढ़ते हुए ये लगता है कि मानो पंजाबी जनजीवन को बहुत महत्व नहीं है देता। साहूकार वगैरह नियमित रूप से मुकदमेबाजी में उलझे रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में गाँव के मुखिया वगैरह उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में जवानों को सेना में भर्ती कराते हैं। कुछ जवान तो जोश में और कुछ मुरब्बे के लालच में सेना में भर्ती हो जाते हैं। गांव में प्रेम विवाह को लेकर काफ़ी लचीलापन नजर आता है। एवं ऐसे विवाहों में जाति को प्रमुखता नहीं दी जाती। शादी विवाह एवं त्योहारों में लोगों की सामूहिकता एवं सहयोग भावना बड़े प्रखर रूप में दिखती है। जिंदगी नामा उपन्यास में पंजाब के डेरा जट्टा गाँव की 19वीं सदी के शुरुआती 20 वर्षों की कथा कही गई है। छोटे छोटे चित्र बिंबों द्वारा उपन्यास में पंजाब के जीवन के दृश्य में उकेरे गए हैं। उपन्यास में कोई एक प्रमुख पात्र ना होकर जो है पूरे जनजीवन का चित्रण किया गया है। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को 1980 का साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ। 1980 में यानी 79 में लिखा गया साहित्य अकादमी 1 साल बाद मिला। उपन्यास में प्रथम विश्व युद्ध और बंगाल विभाजन के बाद हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का जिक्र किया गया है। उपन्यास में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का जिक्र प्राप्त हुआ है। जमीन को लेकर जट्टों के आक्रोश के संकेत भी यहाँ मिलते हैं। उद्धरण में देखें कि यह एक ऐसा इतिहास जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जिस सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा भी रहता है। इस उपन्यास की शुरुआत कविताओं से होती है। इन कविताओं के माध्यम से इस उपन्यास की संवेदना की मुकम्मल तस्वीर उभरती है। जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हों तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इतिहास जो नहीं है और इतिहास जो है वह नहीं है जो हुकूमतों की तख्त गांवों में प्रमाणों और सबूतों के साथ ऐतिहासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित कर दिया जाता है, बल्कि वह जो लोकमानस की भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता और फैलता है और जन सामान के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। गलबहियों से उमड़ती मचलती दूध भरी छातियों सी चनाब और झेलम की धरती, जहाँ का हर मेहनत कश बादशाह अपने सिर के साफे को अपना ताज समझ संभालता है और अपने खेतों का अपना रिजक सत्कारता है, ऐसी भागी भरे पूरे पंजाब की धरती पर जहर की कांगें गिराई हैं। देखते देखते लाखों कदमों के हुजूम उठ दाएं। चढ़ाइयाँ बहुत बार हुई, बहुत बार हमलावरों से सामने, बहुत बार राजपाट बदले, पर चौड़े सीने वालों ने, कड़े जिगरे वालों ने कभी हौसले नहीं गंवाए। मरने और मारने से खौफ नहीं खाए, पर आज क्या सूरमाओं के सिक्के बदल गए। अब हमें बिछुड़ जाना है अपनी धरती से, अपनी माँ से, माँ की माँ से और हम सबकी माँ से। इसकी मिट्टी, ओट से, छां से, इसकी दूध भरी छातियों से अब दूध नहीं खून टपकता है। जिसने हाड़ मास के इंसानों में मेहनत करने और जिंदगी को जी भर भर प्यार करने की ललक जगाई थी, लौ लगाई थी। अलविदा आबों के आब को, पंज दरियाओं के पंजाब को, झेलम और चनाब को, अलविदा अपने पुरखों की याद को। कौन जानेगा, कौन समझेगा अपने वतनों को छोड़ने और उनसे मुंह मोड़ने के दर्दों को, पीड़ा को। हम यहाँ नहीं होंगे, नहीं होंगे, फिर कभी नहीं होंगे, नहीं। हर बंदा अपने पिता का अवतार है, याद रखो। अवतार वह जिसके 2 हाथ हैं, अवतार वह जिसके 2 पाँव हैं, अवतार वह जिसका मुंह माथा है, धड़ है, आगा है, पीछा है। मेरे बच्चों, अवतार वह जो धरती हल से जोत कर पानी से सींचता है, तृप्त करता है, बीज बोता है, फसलें उगाता है। लालजी कथावाचक के द्वारा। बच्चों जो विचार होते हैं, सोता हुआ कलयुग, छोड़ता हुआ द्वापर, खड़ा हुआ और त्रेता और चलता हुआ सतयुग। पुत्र जी, युग समय के चक्कों पर चलती गाड़ी में सिर्फ यात्रा होती है, सफ़र होता है। भला किसी ने देखी है गड्डी? याद रखो, सूरज सारी दुनिया, लोक पर लोक, ऊपर थल्ले में, धरती आकाश में सबसे बड़ा वह सच्ची मुच्ची का महाराज है, ब्रह्मांड का सरताज सम्राट है। रुई बिन पिंजन कैसा, चरखे बिन तृंजन कैसा,
कुदरते खुदावंती का यकीन दिलाने के लिए मूसा ने बड़े बड़े मोजेज दिखाए। आसमानों का कैसा बुलंद और बाब बनाया, सूरज के जरिए रात और दिन की तारीकी और रोशनी का इंतजाम किया, सतह ज़मीन को बिछाकर इस पर पहाड़ कायम किए, आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन में सब्जा उगाया। सतह ज़मीन की अगर एक वसीह फर्श से मिसाल दी जाए तो इस पर पहाड़ों को ऐसा समझा जाएगा कि गोया फर्श को अपनी जगह रखने के लिए मेखी गाड़ दी हो। आसमानों की हकीकत खा कुछ भी समझी जाए, मगर उनके वजूद और उनकी मजबूती में किसी को शक नहीं। आसमानों की हर एक चीज़ अपनी मुर्करा जगह के अंदर निहायत मजबूती से कायम है। पुलिस का काम रास्ता भूलना नहीं, रास्ता ढूंढना है। कहने का मतलब यह है कि शहंशाह सुल्तान बदले, बादशाहतें बदली, हुकूमतें बदली, पर मूढ़ों ने ना बदली मुल्कों की खलकतें क्यों। फतेह अली जी भी पीछे ना रहे, बराबर जी। खलकतें तो मुल्कों की शहंशाहों के कोहिनूरी ताजों से भी बड़ी हुई ना। सोचने की बात है, शहंशाह ताज पहन के तख्त पर बैठ जाए हुकूमत करने और सामने रियाया खलकत ना हो तो निरास्वांगी ही हो गया ना मिराशी का। गार्डनर सिंह अनसुनी कर आगे बढ़ गए। अखबार यह कहती है कि अखबार वह कहती है वह सरकार से भी बड़ी हो गई, ये बक बकोनियाँ कुत्ते खानियाँ अखबारें। शाह जी बोले, चौधरी जी मालिया उगारने के लिए खालसा सरकार फसलों पर बोली लगवाती थी। पकी फसलें खड़ी हैं खेतों में और सरकार ने बोली लगवा कर नीलाम करवा दी। जो सबसे ऊंची बोली दे वह मामला इकट्ठा कर सरकारी खजाने पहुंचा दे। काशी शाह इत्मीनान से चारपाई पर बैठ गए और अल्लाली ने दोनों हाथे सीधे रख राविया की ओर देखा और शुरू कर लिया, रियाया जड़ है और बादशाह दरख्त। जब नौशेरवा का आखिरी वक्त आया तब उसने अपने बेटे हुरमुज से कहा, बेटा दिल से फ़कीरों दरवेशों की इबादत कर, अपने आराम की फिक्र न रख। कोई भी अक्लमंद यह पसंद ना करेगा कि चरवाहा पड़ा सोता हो और भेड़िया उसके गले में रहे। होशियारी से दरवेशों मोहताजों का ख्याल रख, इसलिए कि रियाया की बदौलत ही बादशाह ताजदार होता है। रियाया जड़ की तरह है और बादशाह दरख्त की तरह, दरख्त जड़ से ही मजबूत होता है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, जहाँ तक बन सके रियाया का दिल मत दुखाना, और अगर तू ऐसा करेगा तो अपनी जड़ खो देगा। बेटा अगर तुझे नेक राह की ज़रूरत है तो तेरे सामने फ़कीरों परहेजगारों का रास्ता खुला पड़ा है। जिसे यह खौफ है कि वह खुद तकलीफ़ ना उठाए, उसे भला दूसरों का नुकसान क्यों पसंद आएगा। और अगर उसकी तबीयत में यह आदत नहीं है तो उसके मुल्क में अमन चैन की बू भी नहीं आएगी। अगर तू कानून कायदे से मजबूर है तो खुशी इख्तियार कर, और अगर तनहा के पाक साफ हैं तो अपना रास्ता ले। उस मुल्क में खुशहाली की उम्मीद ना रख जिसमें बादशाह रियाया एक दूसरे से नाराज़ हैं। ख्वाब में मुल्क को आबाद वही देखता है जो लोगों के दिल गुलजार रखता है। जुल्म से खराबी बदनामी होती है। जुल्म के जरिए रियाया को तबाह करना ठीक नहीं, इसलिए कि वही हुकूमत को पनाह देने वाली है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है जो लैंग्वेज है, मतलब अगर देखें तो जो शैली है, भाषाई शैली, वो इस तरीके से प्रयोग किया गया है। तो कथानक हमने संक्षेप में समझा इसको कि जिंदगी नामा कैसे डेरा जट्टा गांव की यादों के दृश्यों के माध्यम से उकेरा गया। एक अलग ही प्रकार का उपन्यास है, ना इसमें नायक है, ना खलनायक है, ना ही नायिका, केवल है तो लोगों की बस बातें। कथानक धरती से जुड़ा है। कथानक की मात्रा अगर देखें तो कथा की मात्रा कम है लेकिन दृश्य बहुत ज़्यादा है। डेरा जट्टा गांव में बसे हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय की जिंदगी को ये उपन्यास बखूबी प्रस्तुत करता है। उपन्यास में कहानी शाह जी के परिवार के आसपास ही होती दिखाई पड़ती है। शाह जी क्योंकि गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति, वहाँ के जमींदार हैं, और साहनी उनकी दूसरी पत्नी है जो कि एक साफ दिल स्त्री है। उपन्यास में सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ खुशियों में शामिल होते हैं। और ये भी है कि प्रेम कथाओं का भी जिक्र मिलता है। लोहड़ी, दशहरा, बैसाखी, इन सभी के बारे में यहाँ पे जीवंत चित्रण दिखता है। और वहाँ पे जो अंधविश्वास है, बुरी नज़र से बचाने के लिए काले टीका का प्रयोग, बच्चे के मदरसे जाते वक्त 7 घरों से भिक्षा मांग शिक्षा पूरी करना, ये सब मतलब वहाँ के अंधविश्वास को भी दिखाता है। पंजाब के लोगों का प्रेम, लड़ाई, औरतों का सौतिया ढाप, प्रतिशोध, हत्या, जमीन जायदाद का सवाल, इनका बहुत ही बारीकी से वर्णन है इसमें। तो पढ़ते वक्त पाठक बिल्कुल इसमें समझिए कि रम जाता है। लेखिका ने यह भी बताना चाहा कि बंटवारा एक ज़मीन के टुकड़े का केवल 2 कर देने की बात भर नहीं होती, बल्कि एक आपसी वैमनस्यता को भी जन्म देती है। कैसे लास्ट में आप देखेंगे पढ़ते पढ़ते कि जब एक बंटवारा होता है तो ऐसा नहीं सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा, कितने लोग उसमें बिखर गए। तो उपन्यास जिंदगी नामा जब पढ़ेंगे आप तब आपको महसूस होगा कि हाँ क्या मतलब है उसका। यहाँ पे तो हमने बहुत ही संक्षेप में विषय वस्तु और पात्र परिचय से संबंधित चर्चा की है। बाकी समय रहेगा तो फिर हम पूरे उपन्यास को करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।